अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबके सुख, सुकून, सहूलत और आसूदगी की दिली दुआओं के साथ आपके अपनी मेज़बान रोज़ीना सईद आपके लिए हाजिर है तालीम प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ। नाजरीन मोहतरम, अगस्त और भादों का महीना आज़ादी का महीना तो है ही, लेकिन अगर आप तालीमी इदारों की जानिब नज़र दौड़ाएं तो ये दाखिलों का महीना नज़र आता है। अनगिनत तलबा व तालिबात खरामा खरामा और कशां कशां खींचे चले आते हैं तालीमी इदारों की जानिब, जबकि उनके वालिदैन सरगर्दां हैं कि अपने नौनिहालों के लिए कौन सा शोबा मुंतखब करें। यहाँ पर ये बात महल नज़र ना होगी कि अभी तक बहुत से वालिदैन के लिए वही पुराने निसाब और पुराने शोबे, यानी बनना है तो बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक और शोबा उनकी तवज्जो का तालिब रहा करता है। तो आज हमने कोशिश की है कि अपने स्टूडियो में ऐसे मेहमानों को मदऊ करें कि जो हमें बताएं कि इस जदीद दौर में और भी बहुत से शोबा है ज़िंदगी ऐसे हैं जिन पर आपकी नज़र करम आपके नौनिहालों के मुस्तकबिल को जगमगा सकती है। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रशांत सिंह साहब। आप असिस्टेंट कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। आप और कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दे चुके हैं, ये हम दौरान गुफ्तगू जानेंगे। आपके साथ नहायत दिल नवाज शख्सियत के मालिक रुकैया अकबर चौधरी मौजूद हैं। आपका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स से, आप वहाँ सीनियर लाइब्रेरियन के फ़रज़ाइज़ अंजाम दे रही हैं। और यहाँ मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करूँगी कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि मैंने वादा लिया है कि ऑन कैमरा ही नहीं ऑफ कैमरा भी आपने मुझे वक्त देना है और हम ढेरों बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो हम बात का आगाज़ करते हैं मोहतरम जनाब प्रशांत सिंह साहब से। कुछ पहले अपने तारुफ में हमें बताइए। नाजरीन, मैं ये बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप 1947 के बाद, यानी ब्रिटिश राज के बाद, पहले सिख ऑफिसर हैं कि जो इस मर्तबे और इस मुकाम तक पहुँचे, और ये बहुत लायक तहसीन बात है। हम इस पर भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा आपने बहुत से कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वो हम अभी इनसे जानेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसे शोबा ज़िंदगी का इब्तिदा और उसकी बात शुरू की जिसकी ज़रूरत हमें बाकी जितने भी शोबे हैं उन सबसे ज़्यादा है। चूँकि तालीम एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे अपने दीन इस्लाम में देखें या किसी भी इंसानियत के पहलू से, उस एंगल से देखें, तो तालीम के बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। तालीम के अगर आप हिस्से करें तो उसमें दरसी और गैर दरसी आ जाती है। जो हम बाय लर्निंग सीखते हैं चलते फिरते, वो एक गैर दरसी तालीम है। किताबों से जो हमें असातिज़ा कराम देते हैं वो दरसी तालीम है। तो इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं एक एजुकेशन की फील्ड से हूँ और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है तालीमी इदारे जामिया पंजाब में 1947 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद 72 साल तक वहाँ पे मेरी कम्युनिटी से कोई नहीं इंडक्ट हुआ, और 72 सालों के बाद मैं पाकिस्तान का पहला सिख ऑफिसर वहाँ पे बना। उसके साथ फिर एजुकेशन की फील्ड में ही चलते चलते मौके आते गए और मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने करम नवाजी की तो कौम की खिदमत करने का मौका मिला। तो निसाब और किताब बनाने के लिए भी मुझे जिम्मेदारियां मिली। उसमें भी एक आप देखें कि यूनिक चीज ऐसी मिली हमें कि वो भी 1947 के बाद पहली दफा हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिंगल नेशनल करिकुलम का इनकाद किया गया, जिसको हम आज नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान NCP कहते हैं। उसके अंदर 1947 के बाद पहली दफा मिनॉरिटीज के बच्चे जो पाकिस्तान में रहने वाले अकलियती तलबात हैं, उनको इस्लामियात की जगह पे अपना रिलीजन पढ़ने का मौका दिया जाने लगा, जो कि बच्चे पहले इस्लामियात की जगह एथिक्स पढ़ते थे। उस काम में जो मेरे रिलीजन का जितना भी काम था, करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स, वो लिखने का, बनाने का जो काम है मुझे दिया गया सिखिज्म का। इसी तरह फिर जो पंजाब लेवल पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का जो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसके अंदर भी जो मेरा सब्जेक्ट था अपना, उसमें मैंने अपनी उस किताबों का रिव्यू किया, पाकिस्तान स्टडीज, चूंकि मैंने उसमें एमफिल किया हुआ है। तो यही चलते फिरते हम कोशिश करते हैं कि अवाम की और इस कौम की खिदमत की जाए, ना कि
पुराने दौर के ब्रिटिश और उससे पहले के हथियारों से, बल्कि अपनी कलम, ज़बान, आवाज़ और तालीम से। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और यकीनन इसमें आपका ज़ाविया नज़र भी बहुत वसी हुआ। और आपने इसके अलावा भी मैं जानती हूँ कि आपका कोई वो स्किल्स वाला जो एक प्रोग्राम था उससे भी ताल्लुक़ रहा है कि जो तलबा व तालिबात सीख सकते हैं। हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, उस दौरान हम जानेंगे मोहतरमा रुकैया से। आप भी कुछ पहले थोड़ा अपना तारुफ पेश कीजिएगा और फिर हम बात करते हैं कि आप क्या देखती हैं आज के मंजरनामे में कि तलबा को या तालिबात को किन नए नए शोबों की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रज़ीना। मैं भी आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने वाकई में मौका दिया। मैं तो ख़ास तौर पे जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ तो ये मेरे लिए सच में एक ब्लेसिंग है कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। अपना तारुफ, एक कलमकार हूँ। मैं ये तारुफ करवाना भूल गई कि रुकैया एक बहुत अच्छी शायरा हैं और एक वसी हल्का जो है आपको इसी के साथ जानता है और पहचानता है। और अभी से मैं ये फरमाइश नोट करवा रही हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमें अपने कलाम से भी नवाजेंगी। बहुत शुक्रिया। बस कोई इतनी अच्छी कलमकार, बस मैं तो छोटी मोटी ही कलमकार हूँ। बेसिकली कॉलम नवीसी करती थी बहुत शुरू से, और उसके बाद साथ में पोएट्री भी शुरू की। ये मेरा बेसिक, जो मैं अगर समझूं तो मेरी पहचान यही है, और यही वजह बनी थी शोबा लाइब्रेरी साइंस एडॉप्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स में सीनियर लाइब्रेरियन के फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। इस कॉलेज का भी थोड़ा तारुफ, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई बात थी नाजरीन। ये थोड़ा सा इसका मोहल्ले वकू की भी अगर बात की जाए तो वहदत रोड के कुर्ब में ये इदारा वाक़या है। और जब मैं पहली बार शनासा हुई तो मैं काफी हैरान थी कि सन्नाबाद से इतने मोहल्ले वकू के लिहाज से इतना करीब है, लेकिन मैं शनासा ना थी इससे। ताकि ये तलबा के लिए, मेरा ख्याल है सिर्फ तलबा के लिए है, तो ये बड़ा मुनफरिद इदारा है जो मुख्तलिफ किस्म के आपको मौके मैसर करता है तालीम के। हाँ रुज़ीना, ये इस लिहाज से मुनफरिद है। यूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, प्राइवेट भी हैं और सरकारी में ये HEC के अंडर भी हैं, टैप्टा के अंडर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का इसीलिए मुनफरिद है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही इदारे थे प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स के। एक कराची में था जो कि काफी अरसा हुआ बंद हो चुका, और एक ये लाहौर में है, ये जो साइंस कॉलेज के बिल्कुल अंदर होता है, क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि 2 इदारे एक साथ थे, कॉमर्स कॉलेज और टेक्नोलॉजी कॉलेज। तो वो जब अलग हुए, फिर वो जो तकसीम हुई, जैसे आपको पता है तकसीम तो जब भी होती है तो फिर दीवारें जब खड़ी हो जाती हैं तो रास्ते भी फिर जुदा हो जाते हैं। तो ये दिलों में नहीं होनी चाहिए बाकी रास्तों की। तो इस वजह से कुछ उसके रास्ते ऐसे बने कि लोगों की रसाई जरा आसान नहीं रही वहां तक, और ये तलबा का ही है मखसूस। लेकिन अब इसमें इसको मॉडिफाई किया, कुछ अरसा हुआ, 2 साल हुए करीब, 2-3 साल बल्कि उससे शायद थोड़ा ज्यादा, जब इसमें मुख्तलिफ और टेक्नोलॉजीज टैफ्टा ने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त हमारा बड़ा पीक पे जा रहा है, और इसके अलावा बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को इसके बारे में खबर है कि ये कौन सा शोबा है और इसके आगे क्या, बच्चों को इसके क्या फवायद हैं। तो एक जो मैंने आपको बताया जो इसकी स्पेशलिटी थी वो थी प्रिंटिंग ग्राफिक आर्ट्स। अच्छा, थोड़ा सा इसके आपने मुझे कोर्सेज की जैसे ड्यूरेशन है उसके बारे में भी नाजरीन के लिए बताना है कि कितनी ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, और फिर उसके बाद जैसे अभी प्रशांत साहब ने कहा लर्निंग की बात की, तो चूंकि आज नाजरीन लर्निंग को अर्निंग के साथ जोड़ दिया गया है। एक वक्त था कि इल्म और मुआश 2 मुख्तलिफ चीजें थी। आपका मुआश के जराए कोई भी हो सकते हैं और इल्म की आप किसी भी सतह पर जा सकते हैं, लेकिन आज लर्निंग और अर्निंग इकट्ठे हो गए, यकजा हो गए। तो वालिदैन के जहन में यही होता है कि कब बच्चा पढ़ेगा और कब प्रैक्टिकल मैदान में आएगा। तो आप जरा इस पर तफसील से रोशनी डालिए। रुज़ीना, ये इसका ये सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, DAE जिसे हम कहते हैं, ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। इसका ये इक्वल टू FA होता है, और इसमें जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन ली जाती है वो मैट्रिक विद साइंस ही होती है। तो इसके बाद बच्चा अगर अपनी तालीम जारी रखना चाहता है
تو किसी भी यूनिवर्सिटी में वो बीटेक भी कर सकता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है, वो बीएस की तरफ जाना चाहे, वो आईटी फील्ड की तरफ और महज इस जाना डिप्लोमा की बुनियाद पर भी उसको जॉब्स मिल जाती जी, हैं। शानदार ये तो jobs सबसे मिल बड़ी जाती बात है जो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में देखिए सब जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वो है इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रिंटिंग ग्राफिक आर्ट्स है। और यहाँ पे जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है उतना ही इसमें हमारे स्किल्ड और जो है ना एम्प्लॉयज की तादाद कम है। लोगों का जैसे मैं आपको पहले भी बात कर रही थी कि जो मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं लोग, वो आम तौर पे मुख्तलिफ लेबर्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के कोई शॉर्ट कोर्स करा के या गैर तरबियत याफ्ता होते हैं और वो एक सीना बसीना इल्म ट्रांसफर उसका फिर आपने देखा है, हम तो खुद जो प्रिंटिंग के से एक मुतासर लोग हैं, हम देखते हैं कि उसमें कितनी कमियां होती हैं कि हाँ कितने मसाइल हैं। जो जाहिर बात है आप एक बिल्कुल ले मैन को अगर आप थोड़ा सा ट्रेन करके सिर्फ 3 मंथ का कोर्स करा के कराएंगे तो वो हार्डली किसी एक ही मशीन को ऑपरेट करने के काबिल होगा, किसी एक ही फील्ड पे थोड़ी बहुत उसकी गिरफ्त होगी। लेकिन ये जो डिप्लोमा है इसके बाद 100% जॉब के जो है ना मौके हैं। हमारे तालिब इल्म, बड़ा फख्र है हमारे इदारे को इस बात पर, मैं बड़े खुद भी इस बात को बड़े फख्र से बताऊंगी कि हमारे तालिब इल्म इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज में या इवन के जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबलियां हैं, यहाँ जितने भी प्रिंटिंग के काम होते हैं उसमें तमाम जो डायरेक्टर्स और अच्छे ओहदों पे वो हमारे ही इदारे के तालिब याफ्ता स्टूडेंट्स हैं। और खूबसूरत बात। और इसमें ना सिर्फ प्रिंटिंग बल्कि आपने जो ग्राफिक्स की बात की, तो आज का दौर जो है वो देखें ग्राफिक्स का ही दौर, मुझे तो यूँ लगता है कि हर शोबा जिंदगी में इसकी जरूरत पेश आती है। तो यहाँ हम मजीद जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा गुफ्तगू का रुख प्रशांत साहब की तरफ करते हैं कि आप भी स्किल डेवलपमेंट के से मुंसलिक रहे हैं कुछ अर्सा, पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई ये ज़ैली प्रोग्राम है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बेसिकली जिस तरह मैडम ने फरमाया कि आज के दौर में हमें स्किल डेवलपमेंट जो है ना अपनी लर्निंग की ज़रूरत है। पिछले ज़माने में ये देखा जाता था कि किसके पास कौन सी डिग्री है। आज किसी बच्चे के पास, किसी नौजवान के पास अगर पीएचडी की भी डिग्री है तो बाज़ दफ़ा वो जॉब के लिए सड़कों पे नजर आते हैं, चूंकि उन्होंने उस रटाफिकेशन को, मेमोराइजेशन को लेके और बाजार से थीसिस करवा के उस पीएचडी को पूरा किया होता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उनको जॉब नहीं मिलती, फिर सड़कों पे होते हैं और कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है और ये है वो है, दूसरों पे इल्जाम तराशी। जबकि इस दौर में जैसे आपने कहा कि लर्निंग को अर्निंग से जोड़ा गया है, तो जो हमारी स्किल डेवलपमेंट है, हमारी जो पर्सनल लर्निंग है, हम उसमें ऐसी टेक्निकल चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट एजुकेशन की मैट्रिक आ गई, किसी की एफए एफएससी आ गई। उसके बाद हम ऐसे कोर्सेज होते हैं, पंजाब स्किल डेवलपमेंट सेंटर है पंजाब लेवल पे, उसके मतहत काफी जगहों पे हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, एशिया का एक बड़ा तालीमी इदारा है, एशिया का पुराना इदारा माना जाता है। और वहां पे ये पूरा एक सेंटर बना हुआ है। 1 साल तक मेरी वहां पे पोस्टिंग रही है, तो वहां पे मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो मैडम ने कहा डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइन और ग्राफिक आर्ट्स का ये जो आजकल दौर है, और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बच्चे की उसमें जब होती है। आज आप मार्केट में जब बच्चा जाता है तो उससे ये नहीं पूछते कि आपके पास कौन सी डिग्री है। एमए तक, एमफिल तक आम बच्चों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन उन्हें वो उस चीज के बारे में स्किल्स का नहीं पता। लेकिन मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि आपको क्या आता है, ये सिर्फ नहीं कि आपके पास डिग्री कौन सी है। और दूसरे आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वैसे भी वहां पे इतना कंपटीशन है। और फिर हम अपनी इस माशाल्लाह सोसाइटी में तो एक ये भी फैक्टर काउंट करते हैं कि जी जिसकी सिफारिश होगी वो वहां पे पहुंचेगा, तो वहां तक तो पहुंचने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। लेकिन ज्यादातर जो हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जिस तरह टेक्सटाइल और बायोमेडिकल की इन्होंने बात की, तो उस प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए उस सरमायादार ने आपके अंदर क्वालिटी देखनी है कि आपको क्या आता है, उसमें फिर मेरिट आ जाता है। और ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये मैं समझता हूं कि एक तरह का अर्निंग के लिए शॉर्टकट है, जो कि हम अपनी एजुकेशन के साथ, ठीक है हम उसके बाद बीए, एमए, एमफिल, बीएडी तक जाएं, लेकिन इन कोर्सेज के साथ बच्चे की अर्निंग होती रहती है। क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में एक फर्द कमा के पूरा घर नहीं चला सकता, तो बच्चे को फिर खुद जब अपने पांव पे खड़ा होगा, उसकी पढ़ाई की कदर भी होती है। और वैसे अगर हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं तो उसमें जो नंबर गेम आजकल चल चुकी है,
4 में से 4 CGPA बच्चे का, उसको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती। इसी तरह जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स में, मास्टर्स में ले लेते हैं, लेकिन उनको अपने स्किल्स का नहीं पता होता। तो स्किल डेवलपमेंट का जो शोबा है, या जो DIE का इन्होंने बात की, और इस तरह के जो कोर्सेस हैं, वहां पे मैं समझता हूँ कि इस तरह की नंबर गेम नहीं है, उसमें बच्चे के स्किल्स पे बात की जाती है कि आपको क्या आता है, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, जो दौर है, और पिछले 3-4 साल से तो ये कोविड-19 के बाद वैसे भी हम उस टेक्नोलॉजी को इतना इंडल्ज हो चुके हैं कि हम अब उससे पीछे नहीं हट सकते, इससे आगे ही जाएंगे। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत खूबसूरती से आपने सारी बात पर रोशनी डाली है। और मैं समझती हूँ कि आजकल के तलबा और तालिबात की पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी ये कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी एक मेन स्ट्रीम तालीम को जारी भी रखे हुए हैं, तो उसके दरमियान वक्फों में भी वो इसमें है ये वाले स्किल इन कोर्सेज में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, उसमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी इसका है। दौरानिया जो है वो कितना आमतौर पर वहां होता पे है? जो कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं, उनका दौरानिया 3 माह का है। उसके अलावा आपने कोई 5-6 साल पहले से देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम में इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं, वो 6 माह के हैं। उसमें गवर्नमेंट ने बच्चों को इंसिस्ट करने के लिए एक उनको इनाम ताइफ के तौर पे आप कह लें कि 3,000 रुपया महाना मिलेगा उसको। फीस उसकी कोई नहीं होगी, 6 माह का कोर्स करेगा, 3,000 रुपया महाना उसको वजीफा मिलेगा। सिर्फ भी हो रहे हैं? जी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। पर आमतौर पर होता है ना कि जहाँ गवर्नमेंट बदली तो वहाँ प्रोग्राम बदला। नहीं, ये तो प्रोग्राम 2-3 गवर्नमेंट से चल रहे हैं, ये तो 6-6 माह के। बात है कि पॉलिसियों में तसलसल होना हमारे लिए, तो मैं समझती हूँ खुशखबरी से कम नहीं है और एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो इसी सिलसिले में जैसे जिन निसाबात की आप बात कर रही थी, जैसे बायोमेडिकल, इस पर कुछ थोड़ा रोशनी डालिएगा। जी, बायोमेडिकल रोजीना जिस तरह से आप जाते हैं ना, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए और उनकी प्रिपरेशन के लिए वो ये जो शोबा है, इसका बेसिक इसकी यही खसूसियत है। ये वो तलबा तैयार करता है जो टेक्निकली इस मशीनरी को हैंडल करना जानते हैं। इसमें कोई फॉल्ट आ जाए उसको ठीक करना जानते हैं। तो वो भी आप अक्सर देखते हैं ना कि लैब्स में भी वही बात है कि स्किल वाले बंदे नहीं होते, अनट्रेन्ड बंदे हाँ जी बैठे होते हैं, जो कि फिर वो बातें मजीद नुकसान का सबब बनता है ना। चीज भी आपकी खराब हो गई, उसको दोबारा ठीक कराने में मजीद पैसा लगा। तो ये हमारा ना सिर्फ ये इसको करता है, बल्कि ये डिजाइन करता है मुख्तलिफ इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डिजाइनिंग में भी ये शोबा जो है ना इनको देता है। और ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगी, जैसे अभी प्रशांत साहब ने बताया कि जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये हमारे इदारे में मुस्तकिल पिछले कोई 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, शॉर्ट कोर्सेज चलते रहते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के हवाले से भी, और बाहुनर नौजवान के उसके लिए, तो ये शॉर्ट कोर्सेज भी साथ साथ चलते रहते हैं। अभी हमारा शॉर्ट कोर्स समर वेकेशन में हमने उन बच्चों के लिए कराया जिनके अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। जैसे बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट था। बच्चों को ऑफसेट प्रिंटिंग की तालीम दी गई 3 महीने के लिए, और CCA कंप्यूटर की। ये बहुत ही दिलचस्प बातें और बहुत दिलचस्प मौजू लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरी तरह ही बहुत सारे नाजरीन के लिए भी ये बातें नई हैं, और इन्हीं के बारे में हम मजीद अभी जानेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, मुझे यकीन है कि आज मेरी तरह आप भी बहुत मुस्तफीद हो रहे होंगे इस प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम दोबारा चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे जानते हैं कि ये जो मुख्तसर दौरानिए के मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज बता रहे हैं,
تو ان میں داخلے کے کیا طریقہ کار ہیں، یا جیسے پنجاب یونیورسٹی کی بات کی، بہت بڑا ایک وہ پریمیسز ہے اس کا، تو اس میں کہاں پر جائیں گے، وہ کس عمارت کا رخ کریں گے تو ان کو اس کے بارے میں علم ہوگا. اسی طرح محترمہ رقیہ صاحبہ سے جانیں گے کہ یہ جو سارے داخلے ہیں ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے، اور عام عوام کو کیسے ان کے بارے میں علم ہو. کیونکہ یہاں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ خاص طور پر جو تھوڑا سا لوئر مڈل آپ کہہ لیجئے، کہ ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہر چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میٹرک کے فوراً بعد ایک تھوڑی سی تعلیم کا مزید وہ معیار حاصل کریں اور وہ آ جائیں میدان عمل میں. تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے گھر میں نہ سوشل میڈیا ہوگا، نہ وہاں پر اخبار آئے گی، تو یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا ہے ہم جانتے ہیں. پہلے پرشانت سنگھ صاحب ہمیں بتائیے کہ ذرا یہاں پر داخلوں کے حوالے سے جو بھی معلومات آپ دینا چاہیں. پنجاب یونیورسٹی کی بات کی، ہم وہاں سے شروعات کرتے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی میں شارٹ کورسز 2 طرح کی جگہوں پہ ہو رہے ہیں. ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، اس کے اندر جو شارٹ کورسز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی خود کروا رہی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ پنجاب یونیورسٹی نے دینا ہے. 3 ماہ کا کورس ہے. اس کی ایڈورٹیزمنٹ اس کے فیس بک پیجز پہ یا پھر اس ادارے میں لگی رہتی ہیں، اور بچے جو ہیں واک ان آ کے وہاں سے فارم وغیرہ ہر چیز لے کے، تو واک ان بچے نے جانا ہے وہاں پہ. اس کا آن لائن پروسیس کوئی بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ 3 ماہ کے جو ہیں، تو یہ داخلے سیزن کون سا ہے؟ جیسے میں نے ابھی اگست اور کوئی بھادوں سیزن کی نہیں بات ہے، وہ کی. 12 ہی مہینے چلتے رہتے ہیں. ایک کورس پورا ہو گیا وہ دوسرا شروع ہو گیا، ہر مہینے اس کا نیا نیا شیڈول آتا رہتا ہے. اچھا، نیا نیا شیڈول. دوسرا ایک پریمیسز کون سا ہے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس مین میں میں ہی؟ داخل آپ فیصل آڈیٹوریم سے تھوڑا آگے جائیں گے تو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے بالکل ساتھ آپ کو وہ بلڈنگ ملے گی. یہ ناظرین یاد کر لیجیے. اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہے، IER، فیکلٹی آف ایجوکیشن میں. جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو یونیورسٹی کا سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ جو مانا جاتا ہے، بالکل اس انسٹیٹیوٹ میں جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ای روزگار پروگرام ہے، اس کے انڈر بھی شارٹ کورسز ہو رہے ہیں. ان کی زیادہ تر رجسٹریشن آن لائن، پھر وہ وہاں پہ بچے آ کے اپنے چلان وغیرہ یا جو بھی باقی پروسیس ہے ڈاکومنٹس، وہ وہاں پہ آ کے کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات. یعنی یہ ای روزگار جو ہے، یہ پروگرام کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ اس کو کوئی پچھلی گورنمنٹ میں شروع ہوا ہے 3-4 سال پہلے. تو پچھلی جب آپ کہہ رہے ہیں تو ایک حکومت ابھی 16 ماہ کی بھی گزری ہے اس میں، یا اس سے پچھلی میں؟ چلیں، مطلب یہ تاریخ کی درستی کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا. تو یہاں پر کچھ آپ بھی ہماری معلومات میں اضافہ کیجیے. روزینہ، جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ عام فرد تک کیسے پتہ چلے گا، تو بات آپ کی درست ہے، لیکن ویسے ٹیکنالوجی کالجز جو ہے نا وہ اب ایک جانا پہچانا نام، ہاں اب ایک جانا پہچانا نام ہے، بڑے عرصے سے ایک جانا پہچانا نام ہے. یعنی اگر ہم کہیں تو 90s میں یہ اتنا زیادہ، 2000 سے پہلے اتنا جانا پہچانا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو وہ پھر ایک غلغلہ سا مچا، تو پھر تو زیادہ ہی جان پہچان. سوری میں یہاں قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن یہ بات آج بھی ہے. میں اپنے اگر قرب و جوار میں دیکھوں، اپنے رفقائے کار میں دیکھوں، تو کوئی بھی DAE کروانا ابھی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ سیدھا سادہ FA FSC اس کو اولویت دی جاتی ہے. جبکہ وہ جیسے بتا رہے تھے ابھی، وہ رٹلائزیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن فار دا میٹریکولیشن ٹائپ چیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کا DAE جو کہ نہایت کارآمد چیز ہے. یہاں پر بتاؤں کہ میری اپنی ایک بھتیجی نے جو جین مندر پہ واقع آپ کا ٹیکنیکل کالج ہے، وہاں سے اس نے DAE کیا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں، اور اس کے بعد لاہور کالج یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل فیشن میں بہت زبردست ڈگری لی، اور آج وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور وہ DAE کی وجہ سے اپنی کلاس کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹ تھی، تو کیونکہ اسکل اس کے پاس زیادہ تھا باقی لوگوں کی نسبت. تو یہ میں چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ ابھی بھی اتنا اس کی کارآمد ہونے سے اتنے شناسا نہیں ہیں. روزینہ، یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم ایک جب چلتے ہیں نا ایک لائن پہ تو ساری قوم اسی کے پیچھے چل پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی، بھیڑ چال کا شکار ہیں ہم لوگ. جیسے آپ کو یاد ہوگا کبھی ایک وقت تھا کہ سبھی نے ڈاکٹر بننا ہے، سبھی نے انجینئر بننا ہے. پھر اب کمپیوٹر کا دور آیا، تو ابھی آپ دیکھیں مختلف کالجز میں، جیسے اس دوران میں نے بھی بیٹی کا ایڈمیشن کروانا تھا تو ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ICS کا جو میرٹ ہے وہ میڈیکل سے بھی زیادہ کر دیا گیا. اب یہ ساری قوم ہماری چل پڑی ICS کی طرف، تو یہ BSCS کی طرف کرنے کے لیے. تو ہمارا یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نئی چیز کی طرف نہ تو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. چڑھتے سورج کے پجاری تو ہیں ہم، لیکن
नई चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हम। हालांकि टेक्नोलॉजी कॉलेजेस बड़े अरसे से और ये मुल्क के बिल्कुल जैसे कि ना तोलो अर्ज में मौजूद है, छोटे छोटे शहरों में भी मौजूद है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे जो हैं वो इतनी छोटी छोटी, यानी 3 मंथ का, जैसे प्रशांत साहब बता रहे थे, 3 मंथ का ब्यूटिशियन का कोर्स है, कुकिंग का कोर्स है, ड्राइविंग का कोर्स है, टेक्सटाइल के हवाले से है, पेंटिंग का है, ड्रेस डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग का है, मतलब a lot of वो डिपार्टमेंट्स आप इनसे कह सकते हैं। माहिर होकर खा वो तालिबात हैं या तलबा हैं तो वो जल्दी से मैदान अमल में आ सकते हैं। और प्रिंटिंग का तो मैं आपको बताऊं, यहाँ तो हमारे पास आते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन है, उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो अक्सर विजिट करते रहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को बार बार ये कहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स की जरूरत है, हमारे पास सीटें खाली हैं, आप यहाँ से कुछ कर लेंगे तो हम आपको मतलब हाथों हाथ लेंगे। हमारे पास प्लेसमेंट ऑफिसर्स ऑलरेडी मौजूद होता है। हमने जो ही हमारा रिजल्ट आता है, हमारे उन स्टूडेंट्स का डाटा ऑनलाइन हमारे एक जो है ना टैप्टा की उस पे चला जाता है और वहाँ हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स उनको गाइड करते रहते हैं कि ये फलां फलां इदारे में सीट मौजूद है, आप फौरी तौर पे वहाँ पे कीजिए। देखिए प्रिंटिंग का मैं आपको बताऊँ, हमारे मैं खुद हालांकि टेक्नोलॉजी कॉलेज में शुरू से मेरी जॉब है, लेकिन मुझे खुद इतना ज्यादा इस बात का इल्म ये नहीं था कि प्रिंटिंग तो इतना वसी वो है। एक जैसे आप देखते हैं कि आप एक दवाई लेते हैं तो उसका एक जो रैपर है वो भी छपना है। आप इवन कि एक कंप्यूटर आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी आपने करवाना है। प्रिंटिंग की तो मतलब इतनी लंबी जो है ना फैक्ट्री अफेयर्स थे बिल्कुल, और इसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, सबसे दूसरी नंबर बड़ी इंडस्ट्री है ये। 3D प्रिंटिंग आ गई तो क्या ये भी सहूलत आपके इदारे में या अभी इतना लेटेस्ट नहीं? अभी 3D प्रिंटिंग तो नहीं, क्योंकि हमारे तो अभी डिजिटल पे भी उस तरह नहीं आए, लेकिन जो बेसिक्स हमारा इदारा देता है बच्चों को, वो आगे उनके लिए 3D प्रिंटिंग सीखना वो भी बहुत आसान हो जाता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी आने वाली एक पुरअज़्म हुकूमत जो है वो इस तरफ रुख करेगी और वो जरूर इनको मुतारिफ करवाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं। इदारा है और पूरे पाकिस्तान में एक है। एक शॉर्ट कोर्स, एक में थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दूं कि शॉर्ट कोर्सेज जैसे प्रशांत साहब ने भी आपको बताया, मुख्तलिफ इदारों में, लाहौर में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ और जगहों पे शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट कोर्सेज वही बात है कि ग्राफिक्स का नाम ज्यादा आता है, ग्राफिक का ज्यादा आता है, उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग है या फिर उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग है, मुख्तलिफ जो और मीडियम्स हैं उस पे काम इतना ज्यादा वहां नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ वो जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है उसमें बच्चे को तमाम स्किल सिखाई जाती हैं। सही, तमाम। तो वो आमतौर पे लेबर की जॉब नहीं मिलती, उनको मिलती है सुपरविजन की जॉब, और बड़ी अच्छी रिजनेबल जॉब होती है। पाकिस्तान से बाहर इनके लिए बहुत ज्यादा मौके हैं। हमारे इस वक्त यूएई में और यूके में इतने स्टूडेंट्स, जर्मनी में कुछ हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस के जो है ना चला रहे हैं और वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत वसी है बच्चों के लिए। जैसे अभी आपने ने भी बात की कि लर्निंग और अर्निंग को एक साथ कर दें, और जिस तरह आजकल हम मईशत का रो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें खुद इस चीज को अपने बच्चों को बताना होगा कि वो इस फील्ड की तरफ जाएं ताकि बहुत जल्दी वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। बहुत खूबसूरत बात। यहाँ 2 सवालात मेरे जहन में आए हैं। एक ये कि कितनी नशिस्तों की तादाद आपके पास होती है? क्या ये बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है कि दरखास्तें इतनी ज्यादा आ गई लेकिन आपके पास नशिस्तें कम हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे प्रशांत साहब ने भी कहा कि खाली खुली MPhil PhD भी कर लिया लेकिन आप को मैदान में आने के लिए कोई अफसर पाँव मारे, तो क्या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी दोबारा से DAE में दाखिला ले सकता है? अच्छा, ये तो आपने बहुत ही एक कमाल की बात की। मैं इस पे आपको बताना चाहूंगी कि कौमी असम्बली के कुछ जो हमारा प्रिंटिंग, उनका जो प्रिंटिंग प्रेस है, और ये मैं जस्ट एक मिसाल आपको दे रही हूँ, ऐसी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज को उन्होंने हमारे पास भेजा। वो एम्प्लॉयज हमारे पास ट्रेनिंग आके बाकायदा 3 ईयर का उन्होंने डिप्लोमा किया। और अभी पिछले दिनों इन्हीं समर वेकेशन से पहले भी इसी तरह से इंडस्ट्री ने अपने 25 स्टूडेंट्स भेजे जो कि वहां पे मतलब स्टाफ, स्टूडेंट्स नहीं, अपना वर्किंग स्टाफ भेजा कि इनको आप ट्रेन कर पॉलिश कर दें। जी, तो वो ट्रेनिंग दी जाती है। ये जैसे कहना पढ़े लिखे भी आ सकते हैं इसमें, इसलिए हमारी एज लिमिट 40 तक भी है। अच्छा, वाह। इसमें एज लिमिट, और फिर हमारा कोटा है
पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सीटों का सीटें महदूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर वो जितना इदारे के हिसाब से हैं सीटें महदूद हैं, कंपटीशन वाकई होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 शिफ्ट्स चलाई जाती हैं। ये भी बहुत जबरदस्त बात है कि 2 शिफ्टों में काम चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा इस इदारे के सरबराहान जो हैं उनके लिए ये जो चैलेंजिंग सूरत हाल ही रहा करती होगी, और वो यकीनन किसी न किसी पुरअज़्म शख्सियत को ही वहाँ मदऊ किया जाता होगा। और मेरा जी चाह रहा है कि मुस्तकबिल में एक इंटरव्यू इदारे के सरबराह का भी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, इदारे के सरबराह का, बल्कि मैं जरूर आपसे कहूंगी कि अगर कभी आपको वक्त मिले तो जो करीब इंशाल्लाह वो वक्त तो वो इनायत करेंगे ना, जो हमारे अपने इदारे के स्पेशल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो HODs हैं, अगर वो, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मेरा जाहिर बात है एक ताल्लुक उनसे एक महदूद होता है ना, वो ज्यादा वजाहत के साथ आपको बता भी सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो HODs हैं, चाहे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है, CIT है, और अब हमारी तरफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है। अभी तो उसकी बहुत महदूद नशिस्तें 25 सिर्फ रखी हैं, लेकिन मजीद के लिए वो बिल्डिंग का जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसकी भी उम्मीद की जा सकती है, मजीद और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। 25 मुस्बत तमीरी नौजवान भी हमारा बहुत अजीम सरमाया है यकीनन, जिनको आप पॉलिश करेंगे। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरा एक मैं सवाल आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी से बारे में करना चाहूँगी। जैसे प्रशांत सिंह साहब, मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान को बहुत बार एक इस तरह की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ता है कि हम कभी कभी हमारे शर्म से झुक जाते हैं कि ये किस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मैं अक़लियतों के हवाले से बात कर रही हूँ, आप यहीं की वजह से कहते हैं ना जमपल हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं उनको उनके पूरे हकूक़ मिल रहे हैं, आप मुतमईन हैं? ये अगर हम बात करें कि जो लिखत पढ़त की बात है, आइन हमारा जो कहता है, उस हद तक तो काफी बेहतर है। उसने कहा है कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल और ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, यहाँ तक तो बातें ठीक हैं, निसाबी किताबी लिखने की हद तक। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो जहालत का फैक्टर है वो फैक्टर किसी भी सोसाइटी में होता है, वो तो हर जगह है पाकिस्तानी ना। सोसाइटी में भी अगर है। हम कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं भी जाएं तो मतलब मैंने जो पर्सनली यहाँ मैं लाहौर में शुरू से रहती हूँ, तो मैंने खास तौर पर सिख कम्युनिटी को माशाल्लाह बहुत पीक पे देखा है। बहुत मतलब वेल ऑफ लोग हैं, हर जगह हमें उनकी नुमाइंदगी नजर आती है। तो मैं इस लिहाज से मैं कहूँगी कि माशाल्लाह बड़े पुरअज़्म कम्युनिटी है और तमाम मौके मुयस्सर हैं, मुझे यूँ महसूस होता है। मौके सबको इक्वल बेसिस पे मुयस्सर हैं, कोई गरीब है, अमीर है, कोई भी है, लेकिन दूर से देख के तो बंदे को ये महसूस होता है कि शायद ये जो है वो वेल स्टेब्लिश्ड और इस तरह है। लेकिन जो अंदरूनी कैफियत है इंसान की, तो जहां पे भी कोई इंसान अक़लियत में है तो उसको एक अंदर से घुटन रहती है कि अब पता नहीं क्या हो जाना। ये जो जहालत फैलती जा रही है दिन ब दिन, और बगैर तस्दीक के किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी मुल्क की बदनामी, सोसाइटी की बदनामी, उस रिलीजियस टीचिंग्स की बदनामी, और ऑनवर्ड्स जहां भी हम जाएंगे। और ये जो काम है पाकिस्तान में, पहले हम सुनते थे कि रूरल एरियाज में हो रहा है, साउथ पंजाब, उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, लेकिन अब सेंट्रल पंजाब में भी ये चीजें रोनमा होना शुरू हो गई हैं कि जिसमें अक़लियतों को कभी इसके पीछे कोई खास मकासद और खास अनासर कार फरमा होते हैं, वो इस वाले फैक्टर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद हमेशा अच्छे की जानी चाहिए। या मैं रुकैया आपसे थोड़ा सा बतौर शायरा जो है हम आपको सुनना चाहेंगे, अपनी कोई ताज़ा नज़्म या गज़ल हमें अनायत हो जाए, और अगर कोई पैगाम आप देना चाहें प्रोग्राम के आखिर में। पैगाम तो मैं पहले बल्कि देना चाहूंगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हमें अब एक रिवायती तालीमी जो निज़ाम है उससे हट के अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ लाना चाहिए। ये वक्त की भी ज़रूरत है, ये हमारे वतन की भी ज़रूरत है, और बच्चों के लिए उनके रोज़गार के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो एक रिवायती शुरू कर दी है, जैसे वही प्रशांत साहब ने भी कहा ना कि PhD, अब आप देखें एक वक्त था बहुत कम लोग PhD कर पाते थे, फिर एक वक्त आया कि जी MPhil भी इतने एकदम होने लगे, और उसके बाद अब PhD अब हमारे अपने इदारों में विजिटिंग फैकल्टी के लिए भी अगर हम लोगों को बुलाते हैं तो बाज़ औक़ात बड़ा दुख होता है कि PhD बच्चे आए बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की उसके लिए मतलब उनको चाहिए, रोजगार चाहिए। तो कई दफा एहसास होता है कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी की तरफ अपने बच्चों को ले गए होते, कोई हुनर सिखाया होता, तो
कम अज कम अपना रोजगार वो जो है ना कोई ना कुछ के सबील निकाल सकते थे। बाकी लेकिन यहाँ पर ये है कि बिल्कुल आप सही वजह फरमा रही हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत बेशक है, लेकिन सोशल साइंसेस को भी मैं समझती हूँ कि भूलना तो बहरहाल नहीं चाहिए, ताकि इंसानियत और इंसानियत की तामीर के लिए हमें, मेरा ख्याल है, सोशल साइंसेस की बहुत जरूरत है। और उसमें जैसे बहुत अहम मजमून है नफ्सियात और सोशियोलॉजी जो है, इसकी तरफ भी हमें रुख करना चाहिए। ये हम आइंदा किसी प्रोग्राम में इस पर जरूर बात करेंगे। आज का तो जाहिर है था ही इसी हवाले से कि हमें किन नए मैदानों की तरफ रुख करना चाहिए अपने तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और कुछ तशनगी ज़रूर रही है और इसको इंशाल्लाह हम अपने आइंदा किसी किस्त में ज़रूर पूरा करेंगे। तो हमें कुछ अपना कलाम से नवाजिए, चंद अशार गजल के भी हो जाएं, नज्म भी हो जाए तो क्या ही बात है। और हाँ, उससे भी पहले एक छोटी सी बात, आप रुकैया अकबर चौधरी हमारे सोशल मीडिया की एक बहुत जानी मानी शख्सियत है और बहुत सारे लोग बहुत तहसीन करते दिखाई देते हैं। और ये राज मैं आपसे ज़ाती तौर पे जानना चाहती हूँ, जो मैंने बात की थी कि ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने पूछना है कि आप इतनी मकबूल और मारूफ किस तरह से हैं, इतनी हर दिल अजीज किस तरह से हैं, माशाल्लाह। कुछ तो आपकी मोहब्बत है, आप ये समझती हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया पे जब मैंने लिखना शुरू किया ना, एक उस वक्त जो अब थोड़ा सा कम हो गया है, मैंने ख्वातीन के मसाइल पे बहुत लिखा। अच्छा। तो वो जाहिर है आप एक जब पिसे हुए तबके के बारे में कुछ लिखते हैं तो फिर आप तवज्जो शायद हासिल कर पाते हैं। बाकी तो अल्लाह का करम है, मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की मोहब्बत, इखलास की खुशबू होती है, मसनूईपन तादेर बरकरार नहीं जी रहता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नकली फूल हैं वो कभी खुशबू नहीं देते हैं। तो जात का इखलास है जिसकी मैं वो मैंने पहले शुरू में भी कहा कि मैं कायल ही नहीं घायल भी हूँ। और नहीं बस ये जैसे आप कह रही हैं कि मेरी कोशिश थी कि मैं, कोशिश क्या बल्कि जैसे वो कहते हैं ना, आप दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो मैं कभी भी उसके पीछे एक जो भेड़ चाल जैसे आप कह रहे हैं या जो एक चल रही है उसके पीछे कभी नहीं चली। मेरे साथ कोई एक भी बंदा खड़ा होना, आप यकीन कीजिए मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मगर जो दुरुस्त है मैंने अपनी नज़र में जो मुझे लगा, खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मैंने बहुत लिखा। और एक वक्त था कि मुझे एक पहचान बाकायदा दी जाती कि जी जब भी खातून की बात होगी तो ये जरूर आएंगी बोलने की। और आप वैसे भी मैंने महसूस किया कि आप सबके लिए एक तसल्ली ही नहीं, एक ढारस और एक दिलासा भी हैं। अब चंद सतरें अनायत हो जाएं। एक पुरानी ही नज्म है, बाय चांस ऐसा हुआ इन्हीं हालात के, उसमें उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहूंगी। वो देखो एहसास के बदन पर सकूते मर्गे असल है तारी। वाह, हम जो आमतौर पर बात करते हैं ना, बात तो एहसास की है। वो हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं सोशल मीडिया की, सायरा फारूक, वो हर तहरीर के आखिर में लिखते हैं कि बात तो सिर्फ एहसास की है, तो एहसास ही मर गया है। वो देखो एहसास के बदन पर सकूते मर्गे अजल है तारी, कज़ा की तलवार चल रही है। ए आसमानों में रहने वालों इधर तो देखो, जमीन ज़ादों के दुख पड़े हैं। ए आसमानों में रहने वालों इधर तो देखो। वाह, फिलहाल तो यही मुख्तसर सा बस मुझे याद है, कि याद नहीं सबक आपने दिया और मुझे इससे याद आ गया जिन नादीदा कुव्वतों को आप पैगाम दे रही हैं, मेरी भी उनसे यही इस्तेदा है, यही दरख्वास्त है कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।